हाँ जी, अब बात करते हैं थर्ड जजेज केस की। इसमें क्या है, थर्ड जजेज केस में के.आर. नारायणन के द्वारा परामर्श लिया गया आर्टिकल 143 के तहत। आर्टिकल 143 में सुविधा है, 143 में ये सुविधा है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है किसी मामले में। जब आर्टिकल 143 पढ़ेंगे उस टाइम पूरा डिटेल से बताऊंगा मैं। तो इस नियम के तहत राष्ट्रपति ने ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा, जिसको थर्ड जजेज केस बोलते हैं। उसमें पूछा गया कि जो 3 वकील ये मजिस्ट्रेटों से हम जो परामर्श लेते हैं, तो इसमें एक तो बहुमत से फैसला होना है या सर्वसम्मति से, इस प्रकार से किस प्रकार से इसका परामर्श मानना होता है। तो इसमें जो निर्णय आया उसमें ये बताया गया कि जो भी निर्णय मानना है उसमें क्या सिस्टम होगा कि एक तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, और उसमें साथ में 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, जो वरिष्ठ 4 न्यायाधीश होंगे। यानी इन 5 न्यायाधीशों से मिलकर जो व्यवस्था बनेगी, जिसको कोलेजियम बोला गया, नाम दिया गया इसका कोलेजियम, जो शुरू तो 1993 से ही हो गया था सेकंड जजेज केस से, लेकिन इसका थर्ड जजेज केस में वास्तविक नाम कोलेजियम नाम इसका थर्ड जजेज केस के बाद में शुरू हुआ। तो कोलेजियम क्या है इसको थोड़ा सा देख लें। कोलेजियम क्या है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज, इनसे मिलकर जो समिति बनती है, जो संस्था बनती है, जो भी रूप बनता है, उसका नाम दिया गया है कोलेजियम। CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजों से मिलकर जो भी संस्था बनाई गई है उसका नाम दे दिया गया कोलेजियम। और इसमें बता दिया गया कि कोलेजियम की राय ही मानना ही अब बाध्यकारी है, और कोलेजियम की जो राय होगी वो सहमति से दी जाएगी। तो कोलेजियम बन गया एक CJI या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजों, यानी 5 जजों से मिलकर जो संस्था बनी है उसका नाम दे दिया कोलेजियम। और ये कोलेजियम संस्था ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। कोलेजियम संस्था है, जो कोलेजियम है वो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करनी होती है उसकी सिफारिश राष्ट्रपति के पास में भेजते हैं, और राष्ट्रपति साइन करके उनकी नियुक्ति कर देते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो शासन ये तीसरे थर्ड जजेज केस के तहत कोलेजियम की व्यवस्था आई। शुरुआत तो इसकी 1993 में सेकंड जजेज केस से हो गई, लेकिन कोलेजियम नाम थर्ड जजेज केस से दिया गया। तो इस प्रकार से 3 केस हो गए। पहले में परामर्श का मतलब हो गया ये राय जानना मानना बाध्यकारी नहीं है। दूसरे में बता दिया कि बाध्यकारी है, लेकिन एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजों से लेनी है। और उसके बाद में थर्ड जजेज केस में आया कि राय मानना बाध्यकारी है और कोलेजियम की राय मानना बाध्यकारी है। कोलेजियम के सदस्य होंगे चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जज। इस प्रकार से कोलेजियम बनेगा और उसकी राय जानना बाध्यकारी है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं फोर्थ जज केस से। उससे पहले हम एक संस्था की बात कर लें। 99वां संविधान संशोधन चर्चा करते हैं। 99th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 99वां संविधान संशोधन। में 2014 में 99वां संविधान संशोधन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उस टाइम की बातें हैं ये। उनके कार्यकाल में 99वां संविधान संशोधन लाया गया। 99वें संविधान संशोधन के तहत एक संस्था एनजेक की स्थापना की गई, एनजेक की स्थापना की गई और आर्टिकल 124A जोड़ के एनजेक की स्थापना का उल्लेख उसमें किया गया। एनजेक का मतलब है नेशनल, फुल फॉर्म लिखते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी एनजेक संस्था की स्थापना की गई।
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी एक ऐसा आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य ये था न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, उनका स्थानांतरण करना और उनके कार्यकुशलता की जांच करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया 99वें संविधान संशोधन के द्वारा 2014 में। इसका संरचना किस प्रकार की थी? एनजेक की जो स्थापना की गई, इसमें सदस्यों की संख्या, मेंबर्स रखे गए, इसमें 6 सदस्य रखे गए, 6 सदस्यों की एक संस्था थी। अब इन 6 सदस्यों में कौन कौन शामिल थे? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, जो कि इसका चेयरपर्सन था, यानी मुख्य ये अध्यक्ष था। सीजेआई इस संस्था का चेयरपर्सन यानी मुख्य अध्यक्ष था। उसके बाद में 2 जज होंगे इसमें। उसके बाद में इसमें एक लॉ मिनिस्टर होगा। इसके अंतर्गत 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कानून के जानकार होंगे, कानून के जानकार व्यक्ति। 2 व्यक्ति कानून के जानकार होंगे, उनकी नियुक्ति की जाएगी। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी होगा वर्तमान में उस समय पद पर वो ही रहेगा, और 2 जज रहेंगे जो सीनियर मोस्ट ही रहेंगे। लॉ मिनिस्टर कानून मंत्री जो भी पद पर है वो रहेगा, और 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कानून के जानकार होंगे। इन 2 व्यक्तियों में से कम एक व्यक्ति एससी या एसटी या अल्पसंख्यक या महिला, इनमें से होना जरूरी था। और इनकी नियुक्ति की जाती थी 2 व्यक्तियों की, ये केवल 3 वर्ष के लिए की जाती थी। जो 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी थी वो 3 वर्ष के लिए की जानी थी, और एक बार नियुक्त होने के बाद में दोबारा नियुक्ति का इसमें प्रावधान नहीं था। इस प्रकार से ये एक संस्था बनाई गई 6 व्यक्तियों की, और इसी के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, इनकी कार्यकुशलता की जांच करने का ये कार्य जो था वो इस संस्था के द्वारा किया जाना था 99वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब 2 व्यक्तियों की नियुक्ति करनी थी। इन 2 व्यक्तियों की नियुक्ति कौन करेगा? इसके लिए एक अलग समिति बनाई गई, जिसमें एक थे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष, ये 3 व्यक्ति मिलकर इन 2 व्यक्तियों की नियुक्ति करना था। नेता प्रतिपक्ष, ये 3 व्यक्तियों के द्वारा इन 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी थी। यानी जो संस्था बनाई गई वो इस प्रकार से थी 99वें संविधान संशोधन के तहत। अब क्या किया गया? अब इसमें उच्चतम न्यायालय को लगा कि शायद कार्यपालिका दखल करेगी, क्योंकि इसमें लॉ मिनिस्टर भी है और जब नियुक्ति करते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री भी हैं। तो इस प्रकार से 3 व्यक्ति हो गए इसमें। तो इसके लिए एक अलग से जज का केस चला, जिसको बोलते हैं 4th जजेज केस। ये 4th जजेज केस 2015 में, ये किन के द्वारा किया गया? वो एसोसिएशन एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के द्वारा। रिकॉर्ड के द्वारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस किया गया 2015 में। और इसका जब निर्णय आया तो उसमें क्या बताया गया? निर्णय में यह बताया गया कि जो भी ये संस्था बनी है 99वें संविधान संशोधन को पूर्णतया असंवैधानिक मान लिया गया और उसके पूरे को ही एक साथ में खारिज कर दिया गया। 99वें संविधान संशोधन को पूर्णतया खारिज मान लिया गया और वापस से वही व्यवस्था, कॉलेजियम व्यवस्था लागू कर दी गई। कौन सी व्यवस्था लागू कर दी गई? कॉलेजियम की व्यवस्था वापस से शुरू हो गई। इस जो एनजेक संस्था बनी, 99वें संविधान संशोधन हुआ, उसको कानून के जो संविधान का मूल ढांचा है इसके खिलाफ माना गया। इस वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो काम है वो कॉलेजियम के द्वारा ही किया जाता है, जो पहले से चली आ रही परंपरा है। अब इसमें नियुक्ति में एक नियम जरूर मानते हैं कि जो भी सीनियर जज होता है उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। सीनियरिटी का इसमें थोड़ा ध्यान रखा जाता है। मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं इसमें सीनियरिटी का ध्यान जो तोड़ा गया वो केवल 2 ही बार है, 1973 में और 1977 में। 1973 में अजीत नाथ रे और 1973 में अजीत नाथ रे को और 1977 में MU बेग को,
इन दो को सीनियरिटी तोड़कर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम बनाया गया मुख्य न्यायाधीश, बाकी सभी को सीनियरिटी के आधार पर ही मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं। अजीत नाथ रे के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 3 व्यक्तियों को, 3 न्यायाधीशों की सीनियरिटी, ग्रोवर, हेगड़े और सेलट थे, उनकी सीनियरिटी को लांघ कर अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। इसी प्रकार से एच आर खन्ना को की सीनियरिटी को त्याग कर एम.यू. विवेक को बना दिया गया मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रकार से ज़्यादा न्यायाधीशों की मुख्य न्यायाधीश बनाने का तो ये परंपरा बन गई है। इन 2 अपवादों को छोड़ दें तो ये सीनियर जज होता है उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गई इनकी नियुक्ति के बारे में वर्णन। अब आता है अगला इनकी योग्यता का। योग्यता क्या होगी? न्यायाधीशों की योग्यता क्या होगी? जो भी न्यायाधीश बनाए जाएंगे उनकी योग्यता क्या है? ध्यान देना भाई, योग्यता क्या है? ही और सी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। वह है भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली शर्त तो यह है कि क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, न्यायाधीश के लिए 2 योग्यताएं हैं। दूसरी योग्यता होनी चाहिए कि वो कम से कम 5 वर्ष, कितने वर्ष? 5 वर्ष हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो। क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो। किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष क्या रहा गया हो? न्यायाधीश रहा हो। या फिर दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन है भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी है 5 वर्ष हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकील रहा हो। हाई कोर्ट में क्या रहा हो? वकील रहा हो। कितने वर्ष? 10 वर्ष के लिए। और अब ये वकील कहाँ रहा हो? अब जरूरी नहीं कि एक ही कोर्ट में रहे हुए हो, न्यायाधीश भी एक कोर्ट में, 2 कोर्ट में या 2 से ज़्यादा कोर्ट में भी रहे हुए हो सकते हैं। टोटल उनका सेवाकाल 5 वर्ष हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से वकील का सेवाकाल 10 हो जाना चाहिए। या फिर राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए, विशिष्ट विधिवेता होना चाहिए। यानी कानून का जानकार या राष्ट्रपति की नज़र में विशिष्ट विधिवेता होना चाहिए। कहने का मतलब है कोई कानून का जानकार होना चाहिए। जैसे कोई किसी यूनिवर्सिटी का जो लॉ के जो प्रोफेसर होते हैं उनमें से हो सकता है। यानी आज तक इस आधार पर तो किसी को ये मजिस्ट्रेट नहीं बनाया गया, जज किसी को भी नहीं बनाया गया है। 2 योग्यताएं, भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष हाईकोर्ट में कार्य किया हुआ होना चाहिए, 1, 2 या उनसे ज़्यादा में 10 वर्ष एडवोकेट के रूप में कार्य किया होना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए। इसके साथ में आयु का उल्लेख नहीं कर रखा है। मिनिमम आयु कितनी होगी इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो उल्लेख किसका है? अधिकतम आयु का उल्लेख कर रखा है। अधिकतम आयु दे रखी है, कितने वर्ष होगी? 65 वर्ष। यानी सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष तक ही न्यायाधीश रह सकते हैं, उसके बाद में नहीं रहेंगे। देखो, भारत का नागरिक होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मजिस्ट्रेट हो, या फिर 10 वर्ष वकील हो, या फिर कानून का जानकार हो। मिनिमम एज क्यों नहीं दे रखी है? क्योंकि डायरेक्ट तो कोई सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन नहीं सकता। तो इनमें से निकलेगा तो पहले से ही आयु निर्धारित रहती है नीचे वाले पदों पर, क्योंकि पहले जिला न्यायालय में जब बनेगा तो उसी समय उनकी एज फिक्स हो जाती है। आरपीएससी या यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम के तहत जो भी ये फाइट करते हैं उसमें एग्ज़ाम ये मिनिमम आयु रखी जाती है। उसके बाद में ये तो आगे की बात है, तो मिनिमम आयु वाला तो इसमें लफड़ा ही नहीं रहेगा। अगला, अब इसमें जो कार्यकाल अधिकतम आयु दे रखी है 65 वर्ष,
तो इनका कार्यकाल कितना होता है ये फिक्स नहीं है। 65 वर्ष की आयु तक ये पद पर रह सकते हैं। बीच में यदि किसी कारण से पद या तो त्यागपत्र देकर, क्या देकर, त्यागपत्र देकर, त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को ये त्यागपत्र देते हैं। या तो त्यागपत्र देकर खाली करवाया हो सकता है, या मृत्यु से खाली हो सकता है, या फिर इनको हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, इसके बारे में हम देख लें कि न्यायाधीशों को हटाया किस प्रकार से जा सकता है। आर्टिकल 124(4) में हटाने की प्रक्रिया का बताई गई है, किस प्रकार से इनको हटाया जा सकता है। हटाने के लिए नियम बना हुआ है 1968 का। न्यायाधीशों को हटाने का संसद के पास में पावर होता है, संसद ही नियम बनाती है किस प्रकार से हटाना होता है, और इसके लिए नियम बनाया हुआ 1968 का नियम है। किस प्रकार से हटा सकते हैं, सबसे पहले उनको प्रस्ताव लाना होता है, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। या तो लोकसभा में प्रस्ताव आएगा या फिर राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा। यदि लोकसभा में प्रस्ताव आएगा तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, लोकसभा के 100 सदस्यों के, और राज्यसभा में आएगा तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। ये है, यानी प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में यदि प्रस्ताव आता है तो 100 सदस्य होंगे, राज्यसभा में यदि प्रस्ताव आता है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर किए हुए होने चाहिए। उसके बाद में उसके जो चेयर पे जो भी व्यक्ति हैं उनके द्वारा वो प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, और प्रस्ताव स्वीकार करने से मना भी किया जा सकता है। प्रस्ताव स्वीकार कर लें, उसके बाद में न्यायाधीश को उसकी सूचना दी जाती है, और 14 दिन बाद में उसे सदन में रखा जाता है। न्यायाधीश जो भी आरोपी न्यायाधीश होता है उसको वहाँ पर अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उसी सदन के द्वारा एक जांच समिति का गठन किया जाता है। उस समिति का जो सदस्य अध्यक्ष होता है या सभापति होता है, वो जांच समिति का गठन किया जाता है। जांच करवाई जाती है कि जो अब हटाने का प्रस्ताव आता है उसके कारण दो ही हो सकते हैं। एक तो कारण हो सकता है असमर्थता, एक होता है साबित कदाचार, प्रूव मिसबिहेव। साबित कदाचार, राष्ट्रपति को हटाने, ये न्यायाधीश को हटाने के दो ही तरीके कारण हो सकते हैं, या तो कार्य करने में असमर्थ हो या साबित कदाचार, यानी ऐसा कार्य किया हो जो गलत कार्य है और साबित किया हुआ होना चाहिए। साबित कौन करेगा, ये जांच समिति करेगी। तो जांच समिति का कार्य है इस कदाचार को ये प्रूव करना कि ये कार्य गलत, नैतिक रूप से या व्यावहारिक रूप से ये कार्य गलत है। तो जांच समिति के सदस्य बनाए जाते हैं। एक तो होता है हाई कोर्ट या ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश, एक होता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और एक कोई विधि विशेषज्ञ, कानून का जानकार, विधि विशेषज्ञ उसमें होता है। यानी 3 व्यक्तियों की ये समिति होती है, 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक होता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है या मुख्य न्यायाधीश होता है, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, और एक कानून का जानकार कोई व्यक्ति होता है। इनका जो समिति बनाने का अधिकार होता है वो जिस सदन में ये प्रस्ताव आता है उस सदन के सभापति के पास में पावर होता है। तो इस प्रकार से ये जांच समिति बनाई जाती है। पहले सदन में प्रस्ताव आता है, फिर जांच समिति बनाई जाती है, समिति के द्वारा उस न्यायाधीश की जांच की जाती है उसके कार्यों की। यदि समिति प्रूव कर देती है कि वास्तव में कदाचार हुआ है या मिसबिहेव है या कार्य करने में असमर्थ है, कार्य करने में असमर्थता का तो मेडिकल करवाना होता है उनका। यदि डॉक्टर लिख के दें कि हाँ रियल में ये असमर्थ है, लेकिन मिसबिहेव का ये समिति जांच करके बता सकती है। यदि समिति इसको आरोप मुक्त घोषित कर दें तब आगे की प्रक्रिया नहीं चलेगी, और यदि समिति इसको व्यवहार में बताएं कि ये वास्तव में उन्होंने कदाचार किया है तो उस सदन में
उस सदन में वोटिंग होगी और बहुमत कितना होगा उसके लिए, सदस्य संख्या का बहुमत है। और उपस्थित व मतदान का, उपस्थित व मतदान का 2/3 बहुमत, यानी टोटल संख्या का तो बहुमत होना चाहिए। मान लीजिए किसी सदन में टोटल संख्या 450 है तो 251 सदस्य तो होना ही चाहिए, 251 सदस्य तो होना ही चाहिए। उपस्थित जितने होते हैं उनमें से 250 में से मान लीजिए पूरे उपस्थित हैं, तब तो 2/3 हो जाएगा इसका 300 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। यदि कुछ सदस्य अनुपस्थित हैं तो वो कम हो जाएंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में 251 से कम व्यक्ति नहीं होने चाहिए उसके पक्ष में वोट डालने वाले। यदि एक सदन में ये पास हो जाता है तो फिर दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन में फिर वोटिंग होती है, दूसरे सदन में भी क्या होती है, वोटिंग होती है। सदस्य संख्या का बहुमत और कुल सदस्य या उपस्थित सदस्य या वोट डालने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इस प्रकार से यदि दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा उस जज को हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है बाद में, राष्ट्रपति के द्वारा। यदि दोनों में से कोई एक सदन पारित नहीं करता है तो वो पारित नहीं माना जाएगा। इनमें कंबाइंड यानी एक साथ में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, अलग अलग ही बैठक रखी गई है। यह है इसका हटाने का प्रक्रिया। तो आज तक क्या किसी न्यायाधीश को हटाया गया है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा किसी भी न्यायाधीश को अब तक हटाया नहीं गया है। कुछ व्यक्तियों पर आरोप लगे हैं, उनके नाम देख लें। जैसे वी रामास्वामी, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, इनके ऊपर आरोप लगाया गया और आरोप इनका सिद्ध भी हो गया था। समिति की जांच समिति के द्वारा इन्होंने आरोप सिद्ध भी बताया है, लेकिन इनके द्वारा ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। सदन के द्वारा प्रस्ताव पास नहीं होने की वजह से इनको नहीं हटाया जा सका। उसके बाद में सौमित्र सेन, ये तो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये है कलकत्ता न्यायालय के न्यायाधीश। इनके ऊपर भी आरोप लगाया गया, लेकिन ये लोकसभा में शायद पास हो गया था। राज्यसभा में जब प्रस्ताव गया तो इससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक पीडी दिनाकरण था, सिक्किम न्यायालय के न्यायाधीश थे ये, इनका भी पास नहीं हो पाया, इन्होंने शायद इस्तीफा दे दिया था। और एक थे गेंगले, एसके गेंगले, ये एमपी कोर्ट के न्यायाधीश थे, मध्य प्रदेश के जबलपुर न्यायालय के। और इनके द्वारा इनके ऊपर आरोप था, ये महिला न्यायिक अधिकारी के यौन शोषण का आरोप था, लेकिन जांच समिति में ये प्रूव नहीं हुआ, तो इनका कोई नहीं आगे हुआ। एक पिछले दिनों दीपक मिश्रा का भी, ये 2011 का है, ये शायद 91 का है, ये भी 2011 का है, ये 2015 का है। और ये दीपक मिश्रा के ऊपर 2018 में आरोप लगाया गया। राज्यसभा में सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पर साइन भी कर दिए गए, लेकिन वेंकैया नायडू उस टाइम उपराष्ट्रपति थे, यानी सदन के सभापति थे, तो उनके द्वारा इसको खारिज कर दिया गया, आगे प्रस्ताव को नहीं रखा गया। इसका कारण बताया गया कि आपने प्रस्ताव सदन में आने से पहले ही सार्वजनिक कर दिया, इस वजह से ये इनके ऊपर नहीं हो सका। तो आज तक किसी भी न्यायाधीश को इस नियम के तहत नहीं हटाया जा सका है। अब आता है अगला काम, इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, बात हो गई। कैसे हटाया जाता है, ये भी बात हो गई। शपथ कौन दिलाता है, शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलवाई जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति इनको शपथ दिलाता है। आगे बात करें हम 125 की, आर्टिकल 125 की, इनका वेतन कितना होता है। वर्तमान में 2017-18 से हैं। वर्तमान में न्यायाधीशों का वेतन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन है 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2.5 लाख रुपये। ये इनका वेतन है। वेतन में कटौती नहीं की जा सकती।
आर्टिकल 360 के तहत यदि वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है तो इनका वेतन राष्ट्रपति के द्वारा कटौती की जा सकती है। बाकी किसी भी तरीके से इनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, यानी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वेतन के साथ में इनके भत्तों की व्यवस्था है, इनके लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। ये हो गया इनका वेतन। आगे आर्टिकल 126, इसमें दिया गया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश का पद किसी भी कारण से यदि रिक्त है, मुख्य न्यायाधीश का यदि पद किसी भी कारण से रिक्त है तो उसके स्थान पर राष्ट्रपति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है अस्थायी रूप से। स्थायी रूप से नियुक्त करने का तरीका तो कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर है, लेकिन अस्थायी रूप से किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है आर्टिकल 126 के द्वारा। एक आता है आर्टिकल 127 एड हॉक जज, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश कई बार न्यायालय में ये कोरम पूरा करने के लिए, यानी मिनिमम संख्या पूरी करने के लिए कोई जो संवैधानिक कमेटी बनाई गई है, संवैधानिक पीठ बनाई गई है, उसमें कम से कम जैसे 5 सदस्य होने चाहिए। इस प्रकार से यदि किसी भी कारण से यदि जजों की संख्या कम रह जाती है, पद रिक्त होते हैं तो उस वजह से जजों की संख्या कम रह जाती है, तो किसी व्यक्ति को एड हॉक जज नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए एड हॉक जज नियुक्त करते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस नियुक्त करने से पहले राष्ट्रपति से परामर्श कर लिया जाता है, राष्ट्रपति से परमिशन ले ली जाती है। राष्ट्रपति से परमिशन लेने के बाद में ये किसी जज को नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उनकी योग्यता ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ये योग्यता तय करने का अधिकार नहीं होता है। योग्यता पहले से जो बनी हुई है वो ही रहेगी, नियुक्त सीजीआई करेंगे, लेकिन योग्यता क्या होगी जो पहले से दे रखी है। यदि योग्य है तभी नियुक्त किया जा सकता है, वरना नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें एक तो राष्ट्रपति से परामर्श लिया जाता है, पूर्व परमिशन ले ली जाती है, एक जिस न्यायाधीश को नियुक्त करना है उससे परमिशन ली जाती है, और जिस कोर्ट का वो न्यायाधीश है उसके मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। ये होता है एड हॉक जज नियुक्त करने का तरीका। आगे आर्टिकल 128, ये होता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी ऐसे न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी सहायता लेने के लिए, कई बार किसी विशेषज्ञ के रूप में सहायता लेने के लिए, अन्य किसी कारण से सहायता लेने के लिए इन सीजीआई के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है। इनके जो राष्ट्रपति से परामर्श लेकर और जिस न्यायाधीश को नियुक्त करना है उनसे परामर्श पहले परमिशन लेकर नियुक्ति की जा सकती है। 2 साल के लिए नियुक्त किया जा सकता है इनको। ये जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, ये अपने पदनाम ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में नहीं ले सकते, यानी अपनी गाड़ी पर न्यायाधीश का नाम नहीं लिखवा सकते कि मैं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हूँ। बाकी सेवा शर्तें ये अलग हैं। आगे अगला आता है आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय। कौन सा न्यायालय? अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड। ये क्या होता है? अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है कि इन जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्देश, आदेश, जो भी निर्णय दिए जाते हैं, उनको निचली अदालतें, जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी ये जो निचली अदालतें यानी हाई कोर्ट और जिला न्यायालय, इनके अंतर्गत नज़ीर के रूप में इनको रखा जाता है। यानी इनका ये उदाहरण के रूप में रखते हैं इनको, यानी जो निर्णय दे दिया उसी के अनुसार दूसरे निर्णय इन नीचे वाले कोर्टों को देना होता है। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि जो भी कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायिक अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है,
यानी न्यायिक अवमानना के तहत ही सजा का प्रावधान है। यानी न्यायाधीश के आदेशों का यदि कोई पालन नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी न्याय आदेश दिया है उनके आदेशों का यानी जो भी निर्णय सुनाया है उनका पालन यदि कोई नहीं करता है तो इनमें सजा का भी प्रावधान है, सजा भी दी जा सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत। ये रखा गया है अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत। यानी इनके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो निचली अदालतों में मान्य होते हैं और उन्हीं के अनुसार निर्णय दिए जाते हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत किसी भी न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को, किसी अधिकारी को, किसी भी संस्था को, यहाँ तक कि न्यायाधीशों को भी इस अवमानना के तहत सजा दी जा सकती है। CS कर्णन को, कलकत्ता न्यायालय के न्यायाधीश थे CS कर्णन, इनका कोई ट्रांसफ़र करने की वजह से इन्होंने न्यायालय के खिलाफ कुछ वक्तव्य दे दिया था, इस वजह से इनका 6 माह की सज़ा हुई थी, 6 माह की जेल हुई थी। 130 स्थान कौन सा रहेगा? सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ है? दिल्ली है। यदि CJI चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर किसी अन्य स्थान पर भी मीटिंग बुलाई जा सकती है। ये है आर्टिकल 130 की। अब अगला है इसके क्षेत्राधिकार। न्यायालय का क्षेत्राधिकार कितना है, इसकी एक चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।